नमस्कार, सूर्य विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। सूर्य विशेष में आज बात उपराष्ट्रपति के चुनावों को लेकर के 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव की तस्वीर अब साफ हो गई है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन चुनावी मैदान में है तो इंडी गठबंधन की ओर से पी सुदर्शन रेड्डी ने कमान संभाल ली है। उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है, यानी उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव में दोनों गठबंधनों ने दक्षिण वाला दांव चला है। ऐसे में सवाल है कि किसके पक्ष में वोट का गुणागणित बैठेगा। क्या इंडिया गठबंधन ने दक्षिण का दांव चलकर सत्ता पक्ष की टेंशन बढ़ा दी है? चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। रोचक मुकाबले की उम्मीद भी बन गई है, क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए ने बड़ा राजनीतिक दावा चलते हुए सीबी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया, तो वहीं विपक्ष ने भी बड़ा दाव खेलते हुए पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों गठबंधन ने दक्षिण भारत से ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति पद की लड़ाई बेहद रोमांचक हो गई है। दरअसल विपक्ष एनडीए के लिए असहज स्थिति पैदा करने की रणनीति पर काम कर रहा है। दक्षिण भारत से उम्मीदवार लाना डीएमके की भी मांग थी, गैर राजनीतिक नाम टीएमसी की भी सोच थी और कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल चाहते थे कि उम्मीदवार ऐसा हो जिस पर सबकी सहमति बन सके, जिसके बाद विपक्ष ने जस्टिस रेड्डी के नाम का ऐलान किया। ऐसे में जानना बेहद दिलचस्प होगा कि संख्या बल किस गठबंधन के पास है। क्या विपक्ष ने एनडीए को असहज करने के लिए उम्मीदवार उतारा है? विपक्षी ने क्यों बनाया उम्मीदवार? गैर राजनीतिक और उच्च साख वाले चेहरे को मैदान में उतारा जाए। एनडीए ने डीएमके जैसे द्रविड़ दलों को दुविधा में डालने की कोशिश की, लेकिन अब जस्टिस रेड्डी का नाम पर टीडीपी, वाईएसआरसीपी और बीआरएस को समर्थन पर करना होगा मंथन। उपराष्ट्रपति चुनाव को संघ का चेहरा बनाम गैर राजनीतिक शख्सियत बनाने का प्रयास। डीएमके की दक्षिण भारत वाली मांग और टीएमसी के गैर राजनीतिक चेहरे की मांग को पूरा करना, यानी अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में आमने सामने होंगे। चुनाव के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार एनडीए और आईएनडीआई के पास कितना वोट? कुल 782 सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में करेंगे मतदान। 542 लोकसभा और 240 राज्यसभा की सदस्य संख्या है। चुनाव में बहुमत के लिए 392 सांसदों की होगी जरूरत। संख्या बल में भारी एनडीए, लोकसभा 542 सांसद, सरकार के साथ 293, विपक्ष के साथ 249, राज्यसभा 240 सांसद, सरकार के साथ 134, विपक्ष के साथ 106, एनडीए 427, आईएनडीआई 355, यानी सत्ता पक्ष के पास लोकसभा और राज्यसभा में पूरा बहुमत है। समीकरण में साफ दिखता है कि सरकार समर्थित उम्मीदवार को विपक्ष पर बढ़त हासिल है, क्योंकि उनके पास बहुमत से ज्यादा समर्थन है। वहीं विपक्ष 355 सांसदों के साथ बहुमत से बहुत दूर है। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष एकजुट रह पाता है या कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सरकार समर्थित उम्मीदवार की राह आसान कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव अब सीपी राधाकृष्णन बनाम बी सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला हो गया है। क्या अब उपराष्ट्रपति चुनाव एनडीए और एनडीए गठबंधन के साख की लड़ाई बन गया है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से विजय खेरा, कांग्रेस से संदीप त्रिपाठी और राजनीतिक विश्लेषक सुधीर कुमार सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं सुधीर कुमार सोनी जी से लेना चाहूंगा। सुधीर कुमार सोनी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। माफ कीजिएगा, सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस से ले लेता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा संदीप जी आपसे यह रहने वाला है कि आखिर दक्षिण भारत से कैंडिडेट उतार कर आपकी पार्टी ने भी दांव तो चल ही दिया है, लेकिन संख्या बल आपके पास तो नहीं है। कैसे एनडीए की चुनौती को आप स्वीकार कर रहे हैं? एनडीए के पास बहुमत है, उनकी ओर से कैंडिडेट उतारा गया है, तो आपके पास बहुमत नहीं है, इसको कैसे देख रहे हैं? आयुष जी, आंकड़ों में गिनती में बिल्कुल बहुमत नहीं है। ये एकदम सत्य है, उसमें कोई आप असत्य बात नहीं कर रहे हैं और सबको पता है। लेकिन हमारे पास आत्मबल है और नैतिक बल है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संवैधानिक पद का चुनाव होता है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये चुनाव हो क्यों रहे। इस तरीके से उपराष्ट्रपति के पद को भारतीय जनता पार्टी की आज की मौजूदा सरकार ने
भारतीय जनता पार्टी की पिट्ठू बनाकर इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं इस बात से भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ के बहुत सारे लोग नाराज हैं। इसमें कोई हिब्बत नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बात आप समझिए कि इसमें हम ये मान रहे हैं कि जो भी जो है एनडीए के समर्थित दल है और एनडीए के कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनकी आत्मा जीवित होगी। जिस तरीके से हम फिर कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा हुआ, किस तरीके से धनखड़ जी का इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया, आज वो बेचारे नेपथ्य में चले गए हैं, ये भी सारी चीजों को देखते हुए, और जाहिर बात जो है तमिलनाडु तो ये गए हैं चुनाव को देखते हुए कि इनका कुछ जनाधार बढ़ गया है। हमारा उद्देश्य ये नहीं, हम पूरे देश में, आप पहले भी आप देखेंगे और आज भी आप देखेंगे, तो हम पूरे देश के लोगों को हर जाति धर्म और क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देते रहे हैं। उसी के तहत हम अगर वहां पर गए हैं तो उसमें कोई जो है आश्चर्यजनक बात नहीं है। और वो तो एक जो है संवैधानिक पद पर भी रहे, वो न्यायाधीश रहे हैं और कहीं ना कहीं वो तो पार्टी से भी हटकर है। ऐसे व्यक्तियों का अगर चुनाव होगा तो और बेहतर होगा, न्यूट्रल होकर काम करेंगे। और जिस तरीके से संवैधानिक दिक्कतें हम लगातार सदन में देखते रहे हैं कि किस आर्टिकल और किस नियम के तहत बोलने देना चाहिए, नहीं बोलने देना चाहिए, कितने समय देना चाहिए, कितना समय नहीं देना चाहिए। धनखड़ वकील थे, वो तो कुछ समझते थे इन सारी बातों को, और इसी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। जब उनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी सीधी हुई तो उनकी रीढ़ की हड्डी जबरदस्ती टेढ़ी करके उनको बैठाल दिया गया। तो ये दुखद विषय है। जी, मैं विजय जी से जवाब ले लेता हूं। विजय जी, हम चुनाव जीतने की आशा रखते हैं। विजय जी से जवाब ले लेता हूं। विजय जी, इस टिप्पणी पर आपका जवाब चाहूंगा मैं। उम्मीद रखने में क्या है, रखने दीजिए ना उम्मीद। उम्मीद तो इनके बेहद बेहद फेल होने वाले कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संभालने वाले नेता, जिन्होंने पूरे के पूरे 90% प्रदेशों में कांग्रेस की पूरी नैया डुबो के रख दी। 3 चुनाव लगातार हारने के बाद भी जब वो उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, यहाँ तक कि धमकियां देते हैं संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को कि हम देख लेंगे, हम आ रहे हैं, हम देख लेंगे। तो इनको क्या दिक्कत है? इनको अगर उम्मीद है, जब वो उसकी उम्मीद कर सकते हैं ये कि प्रधानमंत्री हम बनाएंगे किसी दिन उनको, तो फिर इनको ऐसे उपराष्ट्रपति की उम्मीद करना है तो करने दीजिए। अच्छी तरह से अभी आप भी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान ही जानता है और ये भी जानते हैं कि संख्या बल इनके पास इतना था ही नहीं कि चुनाव लड़ते। लेकिन और इन्होंने चुनाव लड़ा, अभी भी इनके पास वक्त है, उनको नहीं लड़ाना चाहिए, नहीं समय बर्बाद करने देना चाहिए। वो तो लिखा हुआ है सामने, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आपने बुरी तरह से हारना ही हारना है आपके प्रत्याशी ने, तो नहीं लड़ाते तो ज्यादा अच्छा होता। अब रहा दूसरा इनका ये, इन जिन वोटों पे, अरे हमारे वोट नहीं बिखरते क्योंकि हमने सब सलाह लेके कैंडिडेट तय करा है। आपकी तरह नहीं होते हैं कि वो आप पार्टी वाला आपके खिलाफ बोल रहा है लेकिन आपके साथ एनडीए में उसमें आपका सदस्य है इंडिया गुट में, उसके बाद आपके खिलाफ ममता बनर्जी बोल रही है। तो डिवीजन तो आपका होना है और डिवीजन करने में आप माहिर भी हैं। कांग्रेस से और कांग्रेस टी का डिवीजन हुआ था एक बार राष्ट्रपति के चुनाव में, अच्छी तरह से हमें याद है कि जब पार्टी कांग्रेस के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री अपना कैंडिडेट नहीं तय करवा पाई बीवी गिरी जी को और नीलमा संजीवा रेड्डी तय हो गए प्रत्याशी, तो उनको प्रत्याशी कांग्रेस ने तय किया, लेकिन इंदिरा जी ने उन्हीं के खिलाफ वोट दे के अपना हरा दिया था। अपना ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी से तय हुआ प्रत्याशी इंदिरा गांधी ने हरवा दिया था, कह के आप लोग आत्मा की आवाज पे वोट दो। तो अगर आत्मा की आवाज पे वोट फिर से देने की बात हो जाए तो कांग्रेस के कम से कम नहीं तो 50-60 MP तो वोट डाली जाएंगे इस समय। संदीप जी, यहाँ पर बड़ा दावा किया जा रहा है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी चीज उनकी ओर से ये कही गई है कि एनडीए गठबंधन की अगर आप बात करें तो वहां पर तमाम दल जो है वो अलग अलग नजर आते हैं, तमाम तरीके की अलग प्रतिक्रियाएं वहां से सामने आती है। तो क्या उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन जो है वो साथ आ पाएगा? देखिए, पहली चीज तो हमारे खैरा जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन भाजपा संसदीय दल की बैठक में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चयनित होता है, एनडीए की बैठक तो नहीं हुई थी। हमारे यहाँ तो इंडिया गठबंधन की बैठक में तय हुआ। आपके इंडिया की बैठक कब हुई साहब, जरा जरूर बताइएगा। इस तरीके की बात मत करिए, हिटलरशाही आपके यहाँ है, तानाशाही आपके यहाँ। हम तो वो लोग हैं सर, हम जिस जिले से आते हैं, एक बहुत मजेदार चीज बता रहे हैं। हमारे यहाँ चंद्रदत्त मिश्र सेनानी जी एक व्यक्ति हुआ करते थे, वो जहां तक मुझे जानकारी है 3 या 4 राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे और कभी सांसद भी नहीं रहे, कभी विधायक भी नहीं रहे, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते थे। जैसे अभी एक जो है किसी राजस्थान के युवा ने कोशिश की और 20 सांसदों का
उसे शायद हस्ताक्षर भी मिल गया। तो इस तरीके से उस समय हमने उनका जो है कभी उनका चुनाव नहीं रोका, और ये कह रहे हैं कि लड़ना ही नहीं चाहिए। भाई लोकतंत्र है, यही तो आप में हमारी विचारधारा में फर्क है। आप तानाशाह, हम लोकतांत्रिक, हम चाहते हैं कि लड़कर लोग आए। भाई वो तो अभी आत्मा की आवाज बात कर रहे हैं, तो फिर लड़ने दीजिए। और फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं? अरे भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें लड़ा जाता है। अब आप ये डिसाइड करेंगे कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। यही तो तानाशाही वाली मानसिकता है, यही गुंडई वाली मानसिकता है, यही चौथी पास वाली मानसिकता है, यही गुजराती पंडे की मानसिकता है। इस मानसिकता से निकल कर आइए। जी, मैं विजय जी से आपका जवाब लूंगा। लोकतंत्र व्यवस्था देता है कि जो व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है वो भी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। जी, इस बात पर मैं विजय जी से जवाब लूंगा, लेकिन पहले मैं सुधीर सोनी जी के पास जाना चाहूंगा। सुधीर सोनी जी, उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन बहुमत से दूर है और कौन पास है? मैं चाहूंगा कि इस पर आप अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि ये सब आंकड़ों का खेल है। अगर मैं विपक्ष की और पक्ष की बात न करूं तो जो आंकड़े मैं देख रहा हूं लोकसभा और राज्यसभा के मिला के, तो इसमें 424 और करीब करीब 311, मतलब करीब करीब 90-80 सीटों का डिफरेंस है, जिसको पाट पाना नंबर एक विपक्ष से बस की बात नहीं। नंबर एक। दूसरी बात ये जो निकल के आई है कि ये एक विचारधारा की लड़ाई दिखाई दे रही है, जिसमें एक राजनीति से जो निकल कर आया राधा कृष्णन जी 2 बार MP भी रहे हैं, गवर्नर हैं, और दूसरे एक ब्यूरोक्रेट को कह लें या एक मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उनको लाए। लेकिन इसमें एक बात नोट करने की कि विपक्ष जो है वो केवल विरोध करने के लिए अपने कैंडिडेट को उतार रहा है। अगर इसके अंदर में सब लोग मिलके अगर एक कंसेंसस बनाते तो शायद कुछ, लेकिन अगर आंकड़े की बात करें जो सीटें आज की डेट में है, अगर मैं कहता हूँ वर्ष से वर्ष पोजीशन में अगर नायडू साहब अगर डिफेक्ट होकर इंडिया ब्लॉक की तरफ वोट करें तो भी कहीं से कहीं कोई नजर नहीं आता कि विपक्ष का या इंडिया ब्लॉक का कोई कैंडिडेट जीतेगा। तो विरोध करने के नाम पर विपक्ष ने केवल बालकृष्ण सुदर्शन जी को उम्मीदवार बनाया, मेरा ऐसा मानना है। आंकड़ों से कहीं दूर है ये लड़ाई। जी, मैं संदीप जी के पास जाना चाहूंगा। संदीप जी, जिस तरीके से यहाँ पर सुधीर जी को आपने सुना, उनकी ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि आंकड़ों से आप काफी दूर है, बस आपने विरोध करने के लिए ये कैंडिडेट उतारा है। देखिए, आंकड़ों की अगर बात कर रहे हैं तो मैं 311 वाली गिनती इनकी सही है, बिल्कुल सही है। 28 वोट ये बहुमत से ज्यादा है। 28 वोट, वो भी सारी पार्टियों को मिलाकर। 45 वोट ऐसे हैं जो न NDA में है और न इंडिया गठबंधन में। वो उसमें से बहुत सारे ऐसे दल हैं जो वैचारिक रूप से हमारे नजदीक है, और कुछ उसमें से इंडिविजुअल सांसद हैं, वो भी ऑलरेडी हमसे 3 या 4 सांसद तो ऑलरेडी जुड़कर हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो चाहे वो महाराष्ट्र के हो, चाहे पप्पू जी हो, ऐसे करके 3-4 सांसद तो ओपनली है उस 45 में से। तो ये कह देना कि बहुत दूर है, 88 का अंतर हमारे में है और 45 हम ये बता रहे हैं आपको। अगर हमको मात्र 20 सांसदों का उधर से समर्थन मिल जाएगा तो ये चुनाव हार जाएंगे। कैसी बात है, ये तो हाइपोथेटिकल बात हो रही है। और जो बात मैं फिर ये कह रहा हूँ, आत्मा की आवाज, अगर अभी विजय खेरा जी ने बहुत अच्छे इंदिरा जी का एग्जाम्पल दिया, जब आत्मा की आवाज के आधार पर वोट होता है तो जो सत्ता में भी होती हैं पार्टियां चुनाव हारती हैं। और अब फिर मैं बता रहा हूँ धनखड़ जी के साथ क्या हुआ ये लोग नहीं देख रहे हैं। अब वो भी बेचारे गवर्नर थे, कम से कम महाराष्ट्र में थे, अपना ठीक ठाक चला रहे थे। मध्य प्रदेश में जबरदस्ती चुनाव जितवा लिए थे, फ्रॉड वाले में थे, वही थे, वो वहाँ के प्रभारी हुआ करते थे उस समय, अलग प्रभार मिला था उनको। तो वो इतने मेहनत करके अपना ठीक ठाक दुकान चल रही थी। अब आप यहाँ पर लाकर उनको पिट्ठू बना देना चाहते हैं कि जो हम कहेंगे वही करिएगा, जो बोलने को जिसको बोलेंगे। जी, विजय खेरा जी से जवाब ले लेता हूं मैं इसका। समय दीजिएगा उतने, उससे भी कम से कम वो आजाद थे, उनकी आजादी छीनने के लिए वो भी नहीं चाह रहे थे, वो तो चाहते भी नहीं। संदीप जी, विजय खेरा जी से जवाब ले लेता हूं। विजय खेरा जी, यहाँ पर संदीप जी की ओर से ये कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, ऐसी उम्मीद में जता रहे हैं। मैं चाहूंगा इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, अगर तो 40 ही है आपके, अगर कोई आदमी मुगालते में रहता है उसका तो मैं कुछ नहीं जवाब दे सकता हूँ। 240 somebody is living in fool's paradise, उसका तो कोई 240 प्लस 100 340। अब हम तो बोले नहीं ना, आपके खूब मौका मिलेगा, आपको आराम से सुनो जरा।
तो अगर कोई इस तरह मुगालते में रहता है, आपके विशेषज्ञ भी ये कह रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, और हम तो वैसे भी एकजुट हैं ही हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। जो होता है इन्हीं के टूट फूट में होता रहता है। दूसरा भी कह रहे थे तानाशाही, अरे मैंने तो बात कही थी आपसे, बीच में आप 20 बार राज्यसभा के चुनाव नहीं लड़े हैं, क्योंकि आपको पता है आप हार जाएंगे। 20 बार हो चुका, अनअपोज जीते हमारे कैंडिडेट्स, कई बार हो चुका, कई प्रदेशों में हो चुका, इसलिए हमने आपको तो एक सलाह दी थी। अरे रुक जा भैया त्रिपाठी जी, अभी इसमें तानाशाही का क्या सवाल? तानाशाही का सवाल ये है, गुंडा राहुल गांधी बोलता है कि मैं देख लूंगा। अरे गुंडा नंबर 1 बोलता है, जब यही बात बोलते थे तब अभी अब सुनो उसकी गुंडियाई, पहले गुजरात में बोला, सुनो मैं देख लूंगा चुनाव आयुक्त को। अरे तुम क्या देखोगे? सुबह जेल जाने का दूसरा चारा नहीं है तेरे पास। बिल्कुल कहेंगे, राहुल गांधी के पास जो हरकतें हैं, जेल जाएंगे, इनको जेल ले जाएगा। अभी जमानत पे अभी घूम रहे, 3 बार माफी संदीप मांग जी, चुके। पहले उन्हें अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। गुंडागर्दी उन्होंने की है, आपने हमसे चूंकि कहा कि तानाशाही उन्होंने संविधान को, उन्होंने राहुल गांधी ने उन्होंने चैलेंज किया है कि हम देख लेंगे, हम आएंगे सत्ता में, हम जरूर आएंगे। हर आदमी के लिए ये कहते हैं हम देख लेंगे। अरे तुम किसको देख लोगे? हम तो कभी नहीं कहते हम देख लेंगे, हम तो कानून के हिसाब से चलते हैं। अगर कानून तुम्हें जेल में भेज रहा है तो भेज रहा, कानून जमानत दे तो दे। अगर आप कानून में जाके सुप्रीम कोर्ट में 3 बार माफी मांगे, रिटर्न में माफी मांग के आए तो आओ। अगर आपको ये कानून बोल दे, सुप्रीम कोर्ट ये बोल दे कि आपने ये काम किया है, ये सच्चे भारतीय नहीं कर सकता, अब इससे ज्यादा घटिया। विजय जी, मैं चाहूंगा कि हम लोग टॉपिक पे बात करें, जिस मुद्दे पर हमने चर्चा रखी है हम उसी पर बात करें। आत्मचिंतन ना करो तो आत्मगिलानी तो कर लो कि हाँ आत्मगिलानी होना चाहिए आपको, कि राष्ट्र के खिलाफ आपको बता दिया कि आपकी टिप्पणियां। जी विजय जी, मैं चाहूंगा मुद्दे पे बात करें। हम लोग उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और मैं चाहूँ उसी पर ही बात करें। इतना झूठा आदमी और तानाशाही करता है, हमसे कहते हैं कि हम तानाशाही कर रहे हैं। जी संदीप जी से जवाब ले लेता हूँ। संदीप जी, जी आप में भरी हुई है ये, उनको बोलो अपनी अभद्र भाषा को सुधारें। आप प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर कह के बुलाते हैं, कौन चोर है? अभी आप वोट चोरी कर रहे हो, किसका वोट चोर है? चोर पकड़ने जाते हैं, कैसे जीत गए वो बेवकूफ आदमी अमेठी से दोबारा एक बार हार के? कैसे जीत गया? इसका जवाब है संदीप जी। विजय जी, मैं दोनों के पास आता हूं, मैं सुधीर कुमार जी के पास जाना चाहता हूं। सुधीर जी, अभी हारा था कि नहीं हारा था? भगा था ना दक्षिण में लड़ने के लिए तुम्हारा नेता, और जब राहुल गांधी बोलता है मोदी मोदी, तब गांधी मोदी बोलता है। राहुल नकली खुद तुमने राहुल गांधी ने मोदी बोला है, मोदी को करके बोलता है। तेरी क्या हिम्मत है बोलने की? मैं आप दोनों से चाहूंगा कि भाषा की मर्यादा रखें। मैं सुधीर कुमार जी के पास जाना चाहूंगा। जी मैं चाहूंगा आप दोनों भाषा की मर्यादा रखें। मैं सुधीर कुमार जी के पास जाना चाहूंगा। जी मैं चाहूंगा पहली चीज तो हम लोग मुद्दे पे बात करें और भाषा की मर्यादा रखें, और मैं सुधीर कुमार जी के पास जाना चाहूंगा। मैं 2 मिनट के लिए आप दोनों को रोकना चाहूंगा। सुधीर कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर दक्षिण के चेहरों को चुना गया है, कहीं ना कहीं दक्षिण की राजनीति को साथी हुई दोनों पार्टियां नजर आ रही है। मोदी को तू तड़क करके बोलता है? शर्म नहीं लगती तुमको? तुम्हारा चेहरा नहीं होता? मैं चाहूंगा कि आप दोनों मुद्दे पर बात करें, आप शब्दों का प्रयोग ना करें। आप दोनों ही माननीय पार्टी के अपने प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी का चेहरा है, अपनी पार्टी की बात सामने रख रहे हैं। मैं दोनों से चाहूंगा कि एंकर जी अगर हम मुद्दे पे बात करेंगे। मैं सुधीर कुमार सोनी जी के पास जाना चाहूंगा। मैं रोकना चाहूंगा आप दोनों को। जी अभी तकलीफ हो गई। मैं सर अगर बोल लूं अनुमति हो तो। संदीप जी, विजय जी, हम लोगों को मुद्दे पे बात करना चाहिए। हम उपराष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसी मुद्दे पर हम लोग रहें। इन्होंने पहले तानाशाही बोला था। हम लोग अब चर्चा पे आते हैं।
मैंने जवाब दिया, बोला इन्होंने। विजय जी छोड़िए ना, संदीप जी छोड़िए, हम मुद्दे पे बात करते हैं। विजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, विजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जिस तरीके से दक्षिण के चेहरे को यहां पर चुना गया है, तो क्या दक्षिण को साधना चाहती है बीजेपी, इसलिए इस चेहरे को उतारा गया है? आपका पूछना बिल्कुल वाजिब है। देखिए, हम कोशिश हमेशा करते हैं हर तबके, हर क्षेत्र का आदमी का कहीं ना कहीं पर यहाँ पे प्रतिनिधित्व हो। ये अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ कि अगर हमारा दक्षिण भारत से उपराष्ट्रपति बनता है। पहले भी हमने बनाया, वेंकटैया नायडू जी को बनाया था हमने। तो हम तो ये प्रयास करते हैं कि हमेशा सबको प्रतिनिधित्व मिले और भारत की एकता बनी रहे, कभी उसमें डिसइंटीग्रेशन ना होने पाए, उसका अलग अलग महसूस ना होने पाए। जो 50-60 साल में कई जगहों पर जो महसूस, हम तो नॉर्थ ईस्ट को इतना जोड़ के लाए, कितना विकास हमने कर दिया नॉर्थ ईस्ट का कि अब लगने लगा वहां तक ट्रेनें कौन कोने तक पहुंचा रहे हैं हम। वहां पर हमने पूरे के पूरे हवाई अड्डे अरुणाचल में बना दिए, पहली बार पुल बना दिया तिस्ता पे। क्या हमने नॉर्थ ईस्ट में हमने कितना विकास कर दिया। तो मेरा तो हमारी इनकी तरह नहीं है, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया था मरने के लिए इन्होंने हमेशा के लिए। कोई देश में का पढ़े लिखे होते तो यही पता। संदीप जी मैं आपका भी जवाब ले लेता हूं इस मुद्दे पर कि जिस तरीके से दक्षिण का उम्मीदवार यहां पर एनडीए गठबंधन की ओर से भी उतारा गया है, तो क्या ये काट निकालने के लिए इस उम्मीदवार को चुना गया है? नहीं सर, काट और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। मुद्दे की बात सर ये है, हमने जिस तरीके से इस मुद्दे पर जो भी पार्टी की सोच और जो भी विचार थे, बहुत ही खुले मन से, खुले तरीके से रखा और संविधान ये इजाजत देता है। हम तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को ही नहीं, भारत के हर एक नागरिक को अधिकार देता है लोकतंत्र। अगर उसको 20 सांसदों से अधिक का समर्थन मिलता है जी, तो वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जी संदीप जी, ये तो है कि यहाँ पर अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है। सुधीर कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों की ओर से दक्षिण के उम्मीदवार उतारे गए हैं, कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां दक्षिण को साधती हुई नजर आ रही हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा जी। जो एनडीए ने जो कैंडिडेट उतारा था वो उन्होंने इस विचार के साथ उतारा था साउथ इंडिया से कि एक तो परिपक्व पार्टी संघी हैं राधा कृष्णन जी, जिनका लालन पोषण उस परिवेश में हुआ है। जो धनखड़ साहब का जो कहते हैं जला छाछ का को भी फूंक फूंक पे पीता है, तो धनखड़ साहब के साथ जो हुआ, जो उन्होंने किया अंतिम समय में, उसको वो कम से कम राधा कृष्णन के साथ होने वाला नहीं, क्योंकि खाटी आरएसएस के संघी हैं जो 14-15 साल की उम्र से संघ में काम कर रहे हैं और अब राजनीतिक पद पे भी रह चुके हैं, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। तो उनके साथ इस तरह का कोई अनहोनी होने वाला नहीं है। तो इन्होंने ये बनाया जरूर था कि दक्षिण का हमको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इंडिया ब्लॉक ने दक्षिण का ही कैंडिडेट चुनने के बाद उसके इफेक्ट को कम करने के लिए प्रयास जरूर किया है। ये विचारधारा का संघर्ष जरूर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा अपना इस मामले में आयुष जी ये मानना है कि अगर हम जो आज की जो प्रेजेंट परिस्थिति है उसको हमको आंख नहीं मीचनी चाहिए। जो परिस्थिति है वो एनडीए के फेवर में जाती। जी सुधीर कुमार जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 9 सितंबर को होने जा रहा है और उस दिन साफ हो जाएगा कि सीपी राधाकृष्णन बनाम पी सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला होने वाला है। क्या उपराष्ट्रपति चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन की साख की लड़ाई बन चुके हैं और इस चुनाव में कौन सा गठबंधन जो है वो सामने आता है? एनडीए भारी लग रहा है और जहां तक का ये साफ हो चला है कि एनडीए के उम्मीदवार जो है वो इस चुनाव को लड़ते हुए नजर आएंगे और जीतते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि बहुमत कहीं ना कहीं उनके साथ है। फिलहाल सूर्य विशेष में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।